आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस टॉपिक के सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं वो है पीरियड ब्लड द फ्यूचर ऑफ वुमेन्स डायग्नोस्टिक हेल्थ। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक ऐसा फ्लूइड जिसे हमेशा एक टैबू माना गया है वो अब मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है। बिल्कुल। हम एमा बैकलैंड की कहानी से शुरू करते हैं। मतलब जब वो सिर्फ 11 साल की थी तब से उन्हें भयानक दर्द शुरू हुआ। और उन्हें एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस पाने में 13 साल का लंबा वक्त लग गया। 13 साल, ये बहुत शॉकिंग है। दुनिया भर में करीब 190 मिलियन महिलाएं इस बीमारी से परेशान हैं। और डायग्नोसिस का तरीका भी बहुत इन्वेसिव है। लेप्रोस्कोपी के जरिए होता है जिसमें आमतौर पर 5 से 12 साल लग ही जाते हैं। सच में ये मेडिकल फील्ड का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ब्लाइंड स्पॉट रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो करीब 6000 साल पहले बेबीलोनियंस और सुमेरियंस के समय से यूरिन टेस्ट किया जा रहा है। खून और मल का टेस्ट भी हो रहा है, पर पीरियड ब्लड को वो क्लिनिकल अटेंशन कभी नहीं मिला। हाँ, उसे बस इग्नोर किया गया। लेकिन अब साइंस में एक आहा मोमेंट आ गया है, क्योंकि अब इसे एक नेचुरल बायोप्सी कहा जा रहा है। सही कहा। इसमें आम नसों वाले खून के अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स होते हैं, और सबसे जरूरी बात, इसमें 385 यूनिक प्रोटीन्स होते हैं। 385 प्रोटीन्स जो आम वीनस ब्लड में मिलते ही नहीं। इसी वजह से कुछ नए स्टार्टअप्स अब इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट जेन का नाम आता है। रिधि तरियाल की टीम 2014 से इस पर रिसर्च कर रही है, और अब तक उन्होंने mRNA सीक्वेंसिंग के जरिए 2000 से ज्यादा सैंपल्स एनालाइज कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। और मई 2025 में तो उन्हें एंडोमेट्रियोसिस टेस्ट के क्लिनिकल वैलिडेशन के लिए $2.2 मिलियन का ग्रांट भी मिला है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और मुझे क्यूबिन का काम भी बहुत इम्प्रेसिव लगा। हाँ, वो क्यूपैड वाला इनोवेशन। हाँ, 2024 में उनके सैनिटरी पैड को ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए FDA का अप्रूवल मिल चुका है। और 2022 की एक थाई स्टडी बताती है कि ये पैड HPV डिटेक्ट करने में ट्रेडिशनल पैप स्मीयर से कई ज्यादा बेहतर है। और अब वो STI की टेस्टिंग पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही क्रिस्टीन मेट्स का रिसर्च भी बहुत कमाल का है। बिल्कुल, उन्होंने ही तो पाया था कि एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं में नेचुरल किलर सेल्स की कमी होती है। उनका लक्ष्य है कि 2027 तक एक एट होम डायग्नोस्टिक किट को FDA अप्रूवल मिल जाए। क्रिस्टीन की रिसर्च में एक और बात थी। 2022 में उन्होंने पीरियड ब्लड के जरिए पैराबेन्स और फिनॉल्स जैसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी डिटेक्ट किए थे। ये सब बहुत प्रॉमिसिंग है, पर फंडिंग और कल्चरल चैलेंजेस भी तो हैं। 2020 में ग्लोबली विमेंस हेल्थ रिसर्च को सिर्फ 5% फंडिंग मिली थी। और इसका सबसे बड़ा कारण मेंस्ट्रुएशन से जुड़े टैबूज हैं। जैसे लोग इसे सैटन्स वाटरफॉल या कोड रेड अलार्म जैसे शब्दों से बुलाते हैं। हाँ, इन चीजों ने रिसर्च को बहुत धीमा किया है, पर अब माहौल बदल रहा है। जुलाई 2025 में MIT ने अपना $10 मिलियन का इनिशिएटिव शुरू किया। और 2026 के अंत तक यूरोप का पहला मेंस्ट्रुअल बायोबैंक भी कार्ली बुचलिंग के अंडर तैयार हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें और सोचें कि श्रोताओं के लिए ये क्यों जरूरी है, तो इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक सीमित नहीं है। हाँ, ये डायबिटीज, थायराइड और ऑटो इम्यून डिजीज के नॉन इन्वेजिव और एक्सेसिबल डायग्नोसिस का एक नया रास्ता खोल रहा है। बिल्कुल। और इस चर्चा को हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ खत्म करते हैं। अगर पीरियड ब्लड हमारे आसपास के एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और पोल्यूशन का रिकॉर्ड रख सकता है, तो क्या भविष्य में इसका इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज और हमारी बॉडी पर उसके डायरेक्ट असर को मापने के लिए किया जा सकता है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो मेडिकल साइंस और हमारे एनवायरनमेंट को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है।